साथियों, आज है 26 मई और हम देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे देखकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, पीएम शिंजो एब लिफ्ट्स कोरोना वायरस स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द इंटायर कंट्री, आइडेंटिफाई द कंट्री। दोस्तों, शिंजो एब जो प्राइम मिनिस्टर है वह है जापान के, तो इसका आंसर तो जापान हो गया। बट आपको हैरानी होगी कि जापान ना ही किसी हाई टेक इंटरवेंशन के मीन्स यहाँ टेक्नोलॉजी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये हांगकांग की तरह या सिंगापुर की तरह ऐप के थ्रू ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर पाया। जैसे भारत में भी आरोग्य सेतु ऐप बना हुआ है, ना ही इसने बहुत ही हाई लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया, ना ही यहाँ पे अमेरिका की तरह कोई सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है जो कि इसको कंट्रोल कर पाती, और ना ही कोई ऐसा क्रांतिकारी वहाँ पे दवा आई। वैक्सीन तो अभी आना नहीं है, बट दवा आ सकता है जैसे रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ऐसा भी कुछ नहीं आया। तो फिर इसने कंट्रोल कैसे कर लिया और इमरजेंसी हटा कैसे दी? इसका कारण यह है कि जैसे ही पहला केस आया था तो इसने अपने देश में पिछले साल से ही लगभग ट्यूबरक्लोसिस और इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए इसने लगभग 50,000 करोड़ नर्सेस हायर किए थे और उनको ट्रेन कर रखा था। तो इसको इन्होंने तुरंत, जो ट्रेंड वर्कर्स थे, इन्होंने इसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए लगा दिया। और जैसे ही पहला केस आया था तब से ही जापान जाग गया था और इसने मैनुअली ही कोई हाईटेक यूज नहीं किया, जैसे भारत में भी आरोग्य सेतु यूज कर रहा है, और मैनुअली ही इसने सब कुछ इनेबल किया और देश को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया। यहाँ पे कोरोना से मौत 1,000 के आसपास हुई है, जिसे देखते हुए अगर वहाँ की आबादी के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी कम है और जापान को एक विजयी देश माना जाएगा। एक और कारण यह है कि जैसे भारत ने 10% अपने जीडीपी का, मतलब कि 20 लाख करोड़ खर्च किया, उसी तरह स्टिमुलस के रूप में, उसी तरह जापान टॉप देश था, यहाँ पे लगभग जीडीपी का 21% स्टिमुलस के रूप में दिया गया। यह कुछ कारण थे साथियों, आप इसे याद रखना। अगर आपको हम एक और जानकारी बताएं, वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री जो कोरोना फ्री होने वाला था वह था न्यूजीलैंड। अगर यूरोप का देखें, सबसे पहले फ्री होने वाला कंट्री था स्लोवेनिया, और इंडिया में अपने आप को सबसे पहले कोरोना फ्री करने वाला स्टेट था गोवा। तो आप याद रखना, ये वर्ल्ड में, ये यूरोप में और ये इंडिया में। तो इतनी जानकारियाँ थी साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार पोस्टल डिपार्टमेंट टाई अप टू सप्लाई शाही लीची ऑफ डैश एंड जर्दालू मैंगो ऑफ भागलपुर टू कंज्यूमर्स एट देयर डोर स्टेप। साथियों, आपको पता होगा बिहार राज्य में लीची भारत का 75% के इक्वल होता है, और यही कारण है कि लीची वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका भी निभाती है। खासकर मुजफ्फरपुर में जितना लीची बिहार में होता है उसका भी 75% मुजफ्फरपुर में होता है, और एक खास प्रजाति शाही लीची काफ़ी फेमस है, यह केवल बिहार में ही होता है। इसका उत्तर तो मुजफ्फरपुर हो गया। इसी तरह जर्दालू आम भागलपुर का। साथियों, यहाँ बात यह है कि बिहार में कोई सप्लाई चेन नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी जाएगी और ये सारी चीज़ें खरीद कर ले आएगी या कंज्यूमर्स को पहुँचा जाएगी। दूसरा कारण, गर्मी में ही इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियाँ भी आती है, जिसके कारण लीची का सेल डाउन हो जाता है। तो इन सबको इंश्योर करने के लिए, ताकि किसान फार्मर्स को भी दाम मिल सके और जो भी बायर्स है या कंज्यूमर्स है उनको भी वह सामान मिल सके, तो दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध बना रहे, इसके लिए बिहार सरकार ने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ यह शाही लीची को कंज्यूमर के डोर स्टेप तक ही पहुँचाने की निर्णय लिया है। तो एक सप्लाई चेन किस तरह एक राज्य का पोस्टल डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, इसका एक बहुत ही नायाब उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोमलगेट्स ऑर्डिनेंस अलाउइंग इन्वेस्टर्स एंड फार्मर्स टू एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दोस्तों, अभी क्या होता है कि किसान को पता नहीं होता है कौन सा फसल उगाए। वह पिछले साल क्या फसल उसने उगाया था उसके ऊपर उसको जैसा फीडबैक मिला होता है उस हिसाब से वह फसल उगाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह का फार्मिंग है जिसके के अंदर बायर्स और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। बायर पहले ही बता देता है किसान को कि यह फॉरवर्ड प्राइस है और इसी प्राइस पे मैं सामान खरीदूंगा, तो किसान आश्वस्त हो जाता है क्योंकि उसका रिस्क मिनिमाइज हो गया। अब किसान चाहे जैसे ही फसल हो, किसान से वो फसल तो खरीदेगा ही वह कंपनी, तो किसान का रिस्क मिनिमाइज हो गया और आसानी से जो भी फसल चाहिए होता है वह उगाता है। फॉर एग्जांपल, आसान करने के लिए आपको बता दें, अगर आईटीसी को मिर्च चाहिए तो वह किसी किसान से गठबंधन कर सकता है, किसानों के समूह से, कि आप मुझे मिर्ची देना फार्मर्स, तो और यह पहले ही बता देगा कि आपको इस प्राइस पे मिर्ची मिलेगी। तो किसान गेहूं न उगाने की जगह मिर्ची उगाएं या फिर मशरूम उगाएं। तो इस तरह
काफ़ी फ़ायदा होता है। आपको बता दें कि अभी भारत सरकार ने बहुत सारे नियम बदलाव किए हैं, जिसमें कि कुछ मुख्य अहम हैं। एक तो इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया, इसका आंसर आपको पहले बता दिए, उड़ीसा के राज्य ने किया है। कुछ जानकारियाँ इस पर देख लेते हैं। भारत सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है उसमें 1 लाख करोड़ रुपया, 1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर इंफ्रा पे दिया है। एग्री इंफ्रा 500 करोड़ दिया है, सभी रुपए में ही, आप याद रखना। बी कीपर्स के लिए आपको मैंने बताया था इसके बारे में। और 500 करोड़ रुपये दिए हैं टॉप, मीन्स टोमेटो, अनियन और पोटैटो और दूसरे फलों के लिए। ओके, सो ऐसा इसलिए है, और ये तो अच्छे कदम हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहाँ पे आता है आपको बताएं। इसके साथ इतने रुपए के देने के साथ साथ 3 नियम भी चेंज किए गए। एक तो इसी है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसमें फेरबदल किया गया। क्योंकि आपको बता दें भारत को जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1950s के आसपास का है, और यह बना था 1942 के आधार पर, जब भारत में फेमाइन आया था, मीन्स भुखमरी आई थी, तो उस कारण जो नियम बने थे वही नियम चले आते थे। इसी कारण ऐसा हुआ था कि भारत को PL 480 ग्रीन रिवोल्यूशन से जस्ट पहले यह गेहूं का किस्म है, यह इंपोर्ट करना पड़ा था अमेरिका से। और अमेरिका समझ गया था कि भारत में भुखमरी की स्थिति है, अगर यहाँ पे पैसे इन्फ्यूज नहीं करें या लोगों को भुखमरी से नहीं बचाएं तो यह देश भी कम्युनिज्म का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए उसने नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया के में तो भेजा ही था, भारत में भी भेजा, और MS स्वामीनाथन के साथ मिलकर ग्रीन रिवोल्यूशन कराया, ताकि भारत के लोग भूखे ना मरे और कैपिटलिज्म फ्लरिश हो, जो कि उनका फिलॉसफी है। यह मैं आपको बाद में कभी अच्छे से बताऊंगा। एक तो देख ले, भारत ने 3 लॉ बदले हैं। एक तो ECA इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, दूसरा APMC मीन्स अब किसान APMC यार्ड, मीन्स APMC का भी एक दायरा बना हुआ है कि अगर किसानों को कुछ बेचना होता है तो एक मंडी के अंदर जाएंगे, वहाँ पे फिक्स मंडी के कमीशन होते हैं, या फिर अड़हतियास होते हैं कमीशन एजेंट्स, वो पैसे लेते हैं और आप उन्हीं को बेच सकते हैं। बट अब क्या हो गया है कि आप इनके अलग जाके भी बेच सकते हैं, आप किसी को बेच सकते हैं। अब अगर बंगाल में कोई आलू बना रहा है, आलू की मीन्स खेती कर रहा है, तो उड़ीसा में ही बेच सकता है। अभी तक क्या होती थी, ममता बनर्जी रोक देती थी कि नहीं बेचा जा सकता है, बट अब ऐसा नहीं है। इंटर स्टेट से लेकर हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। और तीसरा है जो हम बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, आपने यह तो मैंने आपको बता दिया कि एग्रीमेंट होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो अब ऐसा भी नहीं है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जैसे ITC, तो वो किसी 1-2 किसान के पास जाएगी। उसके लिए बोला गया कि FPOs बनाया जाए, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि किसी एक इलाके के पूरे किसान एक जगह मिल जाएंगे, और जो भी उनके इंटरेस्ट है उस हिसाब से वह समूह बनाएंगे, और उनको फिर पैसा चाहिए होगा उगाने के लिए, तो या तो ITC से ले ले, या अगर सरकार के लिए उगाना चाहते हैं तो वह नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। नाबार्ड उन्हें 7% पे लोन देगा। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप में कोई किसान हो तो यह जानकारियाँ अपने आसपास बता सकता है लोगों को, और आप दूसरों को भी अब बता सकते हैं। तो नाबार्ड 7%, और एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, तो नाबार्ड उन्हें 7% पे लोन देगा। नाबार्ड 7% पे इंटरेस्ट लोन क्यों देगा, इसलिए क्योंकि अगर किसान चाहता है नाबार्ड से क्रॉप लोन लेने, तो नाबार्ड भी, तो किसान को भी क्रॉप लोन 7% पे मिलता है, तो उसको नलीफाई करने के लिए नाबार्ड भी उन्हें 7% लोन पे वर्किंग कैपिटल देगा। अगर ऐसा नहीं देता है तो फिर क्या होता है, किसान, आपको मैंने बताया था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के झांसे में आ जाते हैं। फिर वो 18 से 22% का इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि फिर हाई कॉस्ट हो जाता है। इससे पूरा फिर खेल गड़बड़ हो जाता है। तो यह कुछ जानकारियाँ थी, इसका आंसर उड़ीसा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। जैसे ही इंडस्ट्री स्टेटस स्पोर्ट्स के मिलता है तो होता क्या है कि एक तो इनमें इन्वेस्टमेंट फ्लरिश करेगा, और इन्वेस्टमेंट जैसे ही आएगा आपको पता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऐसा ही हम कुछ एग्रीकल्चर में अभी जस्ट देखें, इसका उदाहरण है मणिपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, UN, यूनिसेफ या फिर यूनिडेप, UNDP। इन तीनों का हेडक्वार्टर क्या है, आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ, यह है न्यूयॉर्क, US में। इसका सही आंसर है TS तिरुमूर्ति। यह तमिलनाडु कैडर के IAS हैं, तो इन्हें बना दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन स्वर्न एज लिसोथोस प्राइम मिनिस्टर। तो एक देश है, यह अफ्रीका का एक देश है, तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर बना है वह है मोकेट्सकी मैजोरो। खैर ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप इसका कैपिटल याद रखें, इसका कैपिटल है मैस्योरो, MASERU मैसेरो, और इसका जो करेंसी है वो है
LOTI, लोटी। काफ़ी मज़ेदार है, याद करने में आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच अमाउंट ऑफ एड वाज गिवन बाय ए वर्ल्ड बैंक टू 100 नेशंस टू फाइट कोविड। तो यह है 160 करोड़, 160 बिलियन US डॉलर। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो 100 राष्ट्रों को वर्ल्ड बैंक ने यह पैसे दिए हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF ब्रिटेन वुड्स के बाद बना था वर्ल्ड वार 2 के होने के कारण। तो इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC में, अमेरिका में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक ऑफ बड़ौदा टू एडवांस ₹12,000 करोड़ टू MSMEs अंडर गवर्नमेंट स्कीम। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल ऑफर -% गारंटी ऑन लोन्स। क्वेश्चन यह कहता है कि जो MSME लोन के लिए भारत सरकार ने पुश किया है कि 3 लाख करोड़ रुपए यह देगी, ताकि बैंक जितने भी है वह MSME सेक्टर में पैसे पंप करे। क्योंकि अगर आप पिछले 8 साल का आंकड़ा देखोगे तो MSME सेक्टर में पैसे नेगेटिव में पंप होते हैं या होते ही नहीं है। जो ही पैसे होते हैं मोस्टली बैंकों का फोकस अब रिटेल पे चला गया है। मींस बैंक गाड़ी के लिए, घरों के लिए उनको पैसे देते हैं, या फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को पैसे मिल जाते हैं, छोटे छोटे उद्योगों के लिए नहीं मिलते हैं। तो सरकार ने बोला है कि सरकार 100% गारंटी लेती है। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है कि मतलब पैसे सरकार देगी, डूबे या क्या हो उसकी चिंता बैंकों को नहीं करनी है। बैंक बस पैसे दे, और जब डूबेगी तो सरकार देखेगी क्या करना है, कैसे करना है। बट इसके अपने प्रोस एंड कॉन्स है, उससे बचना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट सेज इट विल इन्वेस्ट इन स्काइप डिस्पाइट सक्सेस विद डैश ऐप। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है, इसके CEO हैं सत्या नडेला जो कि भारत के हैं, कि अब स्काइप में भी लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे अपने किस ऐप के सक्सेस के बावजूद। तो आपको यह बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप है वह है टीम्स ऐप। टीम्स ऐप कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। इसमें बहुत ही लगभग 9% के आसपास इसमें उछाल आया है। टीम ऐप जो है यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, और स्काइप जो है यह वीडियो कॉलिंग ऐप है। स्काइप को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था लगभग 8 बिलियन US डॉलर में। तो यह चाहती है कि जैसे आपको बता दूं, आपको पता होगा फेसबुक मार्क जकरबर्ग की 3 कंपनी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक तो फेसबुक है ही। बट इन सब पे भी वीडियो कॉल होता है, और इन तीनों में इंटरपोलेशन है, मीन्स एक दूसरे पर सिंक हो जाता है। बट इन दोनों में ऐसा नहीं है, टीम और स्काइप में नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी चाहती है कि यह अपने प्रोडक्ट में इंटरपोलेशन लाए। माइक्रोसॉफ्ट की कुछ और कंपनियां हैं, उसमें एक है लिंक्डइन और है गिटहब। तो आप याद रखना। एक मज़ेदार बात आपको बता दूँ, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। फेसबुक ने अभी गिफी को एक्वायर किया है, GIPHY गिफी। ये GIF बनाती है कंपनी, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो गिफी को एक्वायर किया है 400 मिलियन US डॉलर में, 400 मिलियन US डॉलर। आप इतना रखना कि फेसबुक के पास अब गिफी भी आ गई है। So moving on to the next question, which tech company is using light sensor in its earpods to detect heart rate and blood pressure? Right answer is Apple. तो Apple क्या कर रही है, इनके जो भी ईयरपॉड होते हैं गाने सुनने के लिए, जो इनका ईयरफोन होता है उसमें लाइट सेंसर का यूज करेगी, ताकि हार्ट रेट और BP को डिटेक्ट किया जा सके, मेजर किया जा सके। लाइट सेंसर क्या होता है दोस्तों? तो लाइट सेंसर का काम यह है कि यह लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। लाइट सेंसर को हम फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। लाइट क्यों होता है? अगर आप जानते हो कि लाइट होता है मीन्स प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स के कारण। जैसे अंधेरा हो गया तो लोग डर जाते हैं कि अंधेरा हो गया, बट नहीं, फोटोन्स के एब्सेंस हो जाता है तो अंधेरा होता है। और इलेक्ट्रिसिटी होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बेसिकली यह फोटोन को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन में, लाइट सेंसर। तो इसके थ्रू ये डिटेक्ट करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही बोलते हैं, या फिर फोटो डायोड, या फिर फोटो डिटेक्टर। खैर इतना काफ़ी था। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। आप यह स्लाइड देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी हो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, दोस्तों को बताएं। गुड बाय, सी यू सून।